जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वंस अगेन वेलकम इन माय न्यू स्टोरी। ये कहानी किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है इस कहानी का उद्देश्य। साथ में ही ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। अभय और विनय दोनों बहुत अच्छे भाई थे, एक दूसरे की बहुत एक्सपेक्ट करते थे। अभय विनय जहाँ जाते दोनों एक साथ जाते थे। अगर वो कभी कहीं घूमने भी जा रहे हैं या फिर कभी किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ जाते थे। एक दूसरे के बिना किसी को मज़ा, एक दूसरे को बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। एक दूसरे के बिना जोड़ी अधूरी लगती थी दोनों की। बहुत क्लोज थे दोनों एक दूसरे के। एक बार अभय और विनय के गांव से काफ़ी दूर एक मेला लगा था। उस मेले में विनय को जाना था। विनय अभय का छोटा भाई, विनय को मेले में जाना था और उसके पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे बिकॉज दोनों विनय के फादर के पास टाइम नहीं था कि वो मेला घुमाने के लिए लेके जाएं। और मेला सिर्फ 2 दिन का था, सिर्फ 2 दिन का मेला था। और फर्स्ट डे तो ऐसे ही निकल गया, मतलब वो लोग जा ही नहीं पाए। और सेकंड डे जो लास्ट डे था मेला का, वो लोग जा नहीं पा रहे थे। मतलब उनके फादर ने मना कर दिया था कि वो काफ़ी दूर है और दोनों को अकेले जाना नहीं है। और अभय की मॉम थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी जो उनको लेके जा सकें। अभय की दादी और दादा वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे जो उनको लेके जाना नहीं सकते थे। अभय और विनय दोनों बहुत पछताते हैं कि मतलब इतना अच्छा मेला लगा है, हम कभी जा ही नहीं पाते हैं। विनय की जो एज थी वो 12 से 13 साल के बीच में थी और जो विनय था वो 14 से 15 के बीच का था। तो दोनों बोलते हैं अब हम बड़े हो चुके हैं, हम लोग अपने गांव से थोड़ी दूर पे तो जा ही सकते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो हमारी एज के होंगे और वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो दोनों बोलते हैं एक काम करते हैं, हम ऐसे ही खेत में जाने के बहाने हम मेला चल देते हैं। विनय बोलता है कि हम खेत देखने के बहाने मेला चल देते हैं। अभी बोलता है ये आइडिया गलत हैगा, खेत तो हमारा पास में ही है और सबको शक हो जाएगा तुरंत, हम थोड़ी देर भी नहीं आए तो। और मेला काफ़ी दूर है, जाने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा हमको। विनय बोलता है कि आप किसी भी तरह से मुझे मेला तो देखना है, अगर मेला नहीं देखूँगा मैं मेले में नहीं जाऊँगा। तो मैं बहुत रो रहा था वो, मतलब अपने भाई से कह के। तो उसका भाई बोलता है चल ठीक है, एक काम करते हैं, मम्मी को मनाते हैं। जो मम्मी मतलब अभय विनय की जो मम्मी थी, उनको बहुत देर से लोग फोर्स करते हैं, मम्मी प्लीज़ जाने दो, ये है वो है, प्लीज़ 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 प्लीज़, हम बड़े हो गए हैं, हमारे गांव के भी लोग होंगे, हम उनके साथ आ जाएंगे, या कि तो हम आराम से एक रिक्शा करके आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम स्कूल भी तो जाते हैं अकेले, हम खेत में भी अकेले चले जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ करते हैं। फिर विनय की जो मम्मी होती है, विनय की जो मम्मी होती है वो उनके दादा और दादी से बोलती हैं कि एक बार उनसे जाके बात करो। तब वो खुद जाती है बात करने के लिए और उनको भी लेके जाती है कि तुम लोग बात करो, बोलो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है चले जाओ, मगर अपना बहुत ख्याल रखना, कोई कुछ दे तो खाना मत, जो आप खरीदो खाने के लिए सिर्फ वही लेना, और किसी का लिया दिया कुछ मत खाना। और मंदिर में भी जाना तो बहुत संभल के रहना, कोई भी तुम्हारे सर पे हाथ ना रखे। और रात होने से पहले, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तुम 2 बजे निकल जाओ तैयार होके, और रात होने से पहले वापस घर आ जाना। और गलती से भी जंगल के रास्ते से मत जाना मेला देखने के लिए, या मेले से वापस भी मत आना। ये सोचो कि जंगल का रास्ता शॉर्टकट है तो आप जंगल से जाओ, बिल्कुल नहीं। तो विनय की दादी और दादा ने बोला ठीक है, अभय विनय की दादी दादा ने बोला ठीक है जाओ, बट बहुत ध्यान रखना और सेफली घर आना। और उनको एक छोटा सा फ़ोन दे देते हैं कि ये लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पे हमको एक पापा को कॉल कर देना। विनय के फादर को इस चीज़ का पता नहीं था कि उन लोगों को, अभय विनय के फादर को इस चीज़ का पता नहीं था कि उन्होंने उनको मतलब जाने की परमिशन दे दी है। अभय विनय दोनों तैयार होते हैं और उसकी दादी बोलते हैं पापा को फ़ोन करके बता दो। दोनों कहते हैं कि अगर हम बताएंगे तुमको जाने मना कर देंगे पापा, हम जाने नहीं देंगे। तो वो लोग बताते नहीं और सबसे बोल देते कि हाँ हमने बता दिया हैगा। अब उन्होंने कहा है, फिर वो बोलती है उसकी दादी कि
अपने पापा को बोलो आते हुए तुमको वहाँ से लेते आएंगे, वो भी उसी टाइम पे आएंगे, शाम में आज तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, बोल दो उनको लेते आएंगे साथ में ही। फिर बोलते हैं ठीक है, मगर वो लोग बताते नहीं हैं, तो उनसे बोल देते कि हाँ हमने बोल दिया, वो आ जाएंगे हमको लेने के लिए। और वो जो मेला था वो भी ज़्यादा टाइम तक के लिए था, वो सिर्फ सुबह से स्टार्ट होता था मेला और 5-6 बजे तक ख़त्म हो जाता था। वो सिर्फ डे का मेला था, नाइट का उस मेले का मतलब रात में मेला होता ही नहीं था, सिर्फ दिन का मेला था वो। और ठंड का टाइम हो रहा था, उस ठंड का टाइम था और वो लोग बोलते ठीक है मतलब हम चले जाएंगे और वो आ जाएंगे हमको लेने के लिए। वो रात का मेला ही नहीं था कि लोग रात में जा सकते, इसलिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो 2 बज रहे थे और 2 बजने वाले थे और वो लोग तैयार होकर आते अपने दादी और दादा के पास, और उनकी मम्मी भी वहीं खड़ी होती हैं। वो बोलते हैं हम तैयार हैं, हमें पैसे दे दीजिए। तो विनय की दादी ने दोनों को 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये देती हैं कि ये लो 1,000 रुपये, और पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करना। तुमको मैंने इसलिए ज़्यादा पैसे दिए हैं ताकि तुम इन पैसों को संभाल के रखो, और अगर एक कहीं तुम जा भी रहे हो तो तुम्हें एक सीख मिलेगी कि हमें कैसे बार्गेनिंग करनी चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, और इस पूरे 1,000 को खर्चा नहीं करना है। इसमें से पैसे मुझे बचा के भी ना, जितना ज़्यादा पैसे बचाओगे उसका 10% मैं तुमको एज आ गिफ्ट दूंगी, एज आ इंसेंटिव मैं तुमको दूंगी। विनय की दादी, अभी विनय की दादी बोलती हैं। और विनय की मम्मी होती है वो बोलती कि अपने मदर इन लॉ को, सास को, कि अम्मा आप इतने पैसे मत दीजिए, दोनों बच्चे ही हैं अभी। फिर बोलती हैं कोई नहीं, ये अभी से ही सीखेंगे तो ही इनको पता चलेगा, बाद में ये नहीं सीख पाएंगे, आप इतने भी बच्चे नहीं हैं ये। अभी विनय की मम्मी बोलती है ठीक है अम्मा कोई नहीं, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कीजिए, आप बड़ी हैं इस घर की। बोलते हैं ठीक है जाओ, और पैदल कोई नहीं जाता, रिक्शा कर लेना, रिक्शे पे आराम से रिक्शा को पकड़ के बैठना और जाओ। अब वो लोग जाने लगते हैं। अभी और विनय की दादी को बहुत, जैसे वो घर से जाते हैं कुछ फीलिंग, तब उनका जैसे वो लोग घर से बाहर कदम लगते हैं, उनका जो दिल होता है, हार्ट होता है, बहुत तेज़ धक धक होने लगता है। वो कहती है मेरा दिल इतना क्यों, मतलब दिल से धक 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 हो जाएगा। सोच रही कि क्या पता बच्चे पहली बार जा रहे हैं इसलिए हो सकता है। वो बहुत परेशान हो रही थी, काफ़ी देर से वो एकदम परेशान हो रही थी। तब उनका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा था, उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा था, और वो किसी से बता नहीं रही थी इस चीज़ को। अभी वो लोग सोच रहे थे कि क्या पता ऐसे ही हो रहा हो, अब एज भी नहीं रह गई है वो कि सब कुछ ठीक रहता है, इस समय सब लगा रहता है ये सब। अब वो एकदम निश्चिंत हो गई थी अपने आप को लेके, कहीं कि कोई नहीं होने दो। फिर अब वो चली जाती हैं, मतलब वो बच्चे जो थे, वो उनकी दादी वो अपने रूम में चली जाती हैं, और विनय के दादा बाहर चेयर लगा के बैठे हुए थे। अब वो लोग रिक्शा लेते हैं और चले जाते हैं मेला, आराम से मेला घूमते हैं। और शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे और 1 घंटा मेला का सिर्फ बचा था। तो वो लोग कहते हैं कि 1 घंटा है, हम और घूम लेते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदेंगे। इस चीज़ को लेके बहुत खुश थे दोनों कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेंगे ताकि सब कोई खुश भी हो जाएं, और पैसे कम इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका जो गिफ्ट है वो हम इंसेंटिव जो हमको मिलेगा 10% वो हमें मिलेगा, और जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना ज़्यादा हमको मिलेगा। तो लोग सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैंगे, मेला घूमते हैं, सारे राइड्स लेते हैंगे। बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा था दोनों को। मेला ख़त्म होने वाला था। मेले के पास में मेले से थोड़ा सा दूर पे ही एक नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। नदी थी और नदी के किनारे ठीक एक बाबा थे जिनके बहुत बड़े बड़े बाल थे, एकदम जटा टाइप, बहुत बड़े बड़े बाल थे एकदम जटा वाले, और बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी दाढ़ी और मूंछ थी। और उनका जो फेस था, उनके माथे पे पीला चंदन लगा हुआ था, और माथे के बीच में लाल चंदन, जिसको रक्त चंदन भी कहते हैं, लाल चंदन लगा था। और उनका जो बाकी फेस था वो उनकी दाढ़ी और उससे ढका हुआ था मुँह से, और सिर्फ उनके थोड़े से चीक्स, उनके गाल दिख रहे थे। और उन्होंने कुछ काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, नीचे धोती टाइप, और एक छोटा सा अपने ऊपर लेके ओढ़ रखा था। और उनके गले में 2-3 रुद्राक्ष की माला थी, और एक माला थी बड़ी सी जो छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई थी। और वो नदी के जस्ट सामने ही 7 इंसान की खोपड़ी, इंसानी सर 7
रख के उनके ऊपर एक एक दिया जल रहा था और वो कुछ साधना तपस्या जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे। जो भी वो साधना तपस्या अपनी पूजा पाठ जो भी वो कर रहे थे वो अपना कर रहे थे। और विनय और उसके भाई ने जैसे ही ये चीज़ देखा उनको, वो बहुत शॉक हो गए। मतलब ये क्या कर रहे हैंगे, क्यूरियोसिटी उनके मन में हुई। मतलब इनकी इच्छा हुई कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इनको देखूँगा, मैं देखूँ तो ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैंगे। और वो जैसे ही उनके पास जाते हैं वो एकदम से एकदम ध्यान में एकदम थे और अपने होंठ से अपने कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनको सुनाई तो नहीं दे रहा था बट वो कुछ बड़बड़ा रहे थे अपने अंदर ही अंदर। और साथ खोपड़ी पे इंसानी सर जो रखे थे उस पर दिए जल रहे थे। और जो विनय होता हैगा छोटा वाला, वो बहुत शरारती था, तो थोड़ा क्या उसको कुछ शरारतें सोचती है। कहते हैं कि भाई मैं इनको जगा के आऊँ। वो बोलते हैं नहीं तुम चुपचाप चलो, दादी ने हमको मना किया हैगा। और वो दोनों चलने लगते हैं और विनय जो था छोटा वाला भाई वो चुपचाप आता है पीछे से और जो एक खोपड़ी थी उसको लात मार के चले जाता है। बाबा अपने ध्यान में थे इसलिए उनको पता भी नहीं चलता है कि हाँ उनकी खोपड़ी को किसी ने लात मार दी है। तब वो जो खोपड़ी रख रखे हैं एक जिस पे दिया जल रहा है, वो दिया नीचे गिर के बुझ जाता है और जो खोपड़ी थी वो पानी में बह जाती है। जैसे ही वो खोपड़ी उनकी पानी में बहती है वैसे ही पूरा मौसम एकदम से अजीब सा होने लगता हैगा। मतलब हवाएं चलने लगती है। वो क्या ऐसी साधना तब कर रहे थे कि जैसे वो खोपड़ी को पैर मारा वैसे ही पूरा मौसम एकदम से बिगड़ने लगता हैगा। बिजलियाँ चमकने लगती हैं आसमान में। कुछ मतलब थोड़ा सा बिजली वगैरह चमकती हैं, थोड़ा बादल आते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और वो लोग जैसे ही फिर वो मेले में गए और बोलते हैं चलो अब हम घर चलते हैं। और अपना सारा सामान ले रखा था उन्होंने। एक शॉपकीपर पे जाते हैं जो दुकानदार था, उनको बोलता है कि भैया आप हमें एक बड़ी सी पन्नी दे दो जिसमें हम अपना सारा सामान ले लें। तो वो बोलता है कि बेटा इतनी बड़ी तो नहीं होगी, हाँ तुमको मैं 2 पन्नी देता हूँ और तुम दोनों में सामान रख लो थोड़ा थोड़ा करके। तो मतलब उन्होंने सब दिया और सब एडजस्ट करवा दिया उनको और कह रहे ठीक है अब जाओ। अब वो दोनों अपना सामान लेके और वो जाने लगते हैं अपने वो लोग अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। जाते हैं और वो मौसम धीरे धीरे बादल छा रहे थे पूरे पे। जो बादल धीरे धीरे छा रहे थे वो कुछ ही देर में जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो बादल अपने आप छट जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, मतलब सब लोग मेले से जा रहे थे, इतनी भीड़ होती है कि कोई भी रिक्शा वाला नहीं था वहाँ पे। कुछ लोग अपने व्हीकल से जा रहे थे, कुछ लोग रिक्शे से जा रहे थे, कोई रिक्शा वाला ही नहीं था वहाँ पे। वो लोग खड़े देखते कोई रिक्शा नहीं मिलता है। और ठंड का टाइम था और 6:30 बज चुके थे। 1.5 घंटे से लोग वहीं पे खड़े थे, उनको कोई नहीं रिक्शा मिला और एकदम अंधेरा हो चुका था। वो लोग बोलते हैं कि चलो भाई पैदल चलते हैं, जब तक हम रिक्शा ढूंढेंगे तब तक हम पैदल पहुंच जाएंगे और कोई मिलेगा तो हम बैठ जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है चलो, अपना सामान लेते हैं, दोनों उठाते हैं और धीरे धीरे चल देते हैं। विनय बोलता है कि हम एक काम करें जंगल से चलते हैं। उसका छोटा भाई बोलता है नहीं भाई नहीं, दादी ने मना किया था, वहाँ से नहीं चलेंगे। बोलता कोई नहीं, जैसे हमने पापा को नहीं बताया हैगा वैसे हम दादी को नहीं बताएं कि हम जंगल से आए हैं। और फिर अगर दादी बोलेंगी कि तुम्हारे वापसी के पैसे कैसे बच गए, तो बोला कि हम बता देंगे कि हमने सामान में से चीज़ें रेट कम करवा लिया था इसलिए। फिर बोलती है उसका भाई बोलता है चालाक ब्रो चालाक। फिर बोलता है ठीक है चलो। अब जैसे ही वो लोग अपने घर के लिए जंगल के रास्ते से मुड़ते हैं वैसे ही जैसे जाते हैं तो पूरा जंगल एकदम अंधेरा सुनसान सब छाया एकदम सुनसान होता है। कोई जंगल में नहीं, घने घने पेड़ झाड़ियाँ, एक पतला सा रास्ता जो जा रहा था। वो लोग उसी रास्ते से चलते आगे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद विनय को लगता हैगा कि उनके पीछे से कोई आ रहा है, उनके पीछे पीछे। और ये शक उनका गलत नहीं था, उसके पीछे कोई आ रहा था। जिस खोपड़ी को विनय के छोटे भाई ने लात मारी थी वो खोपड़ी उछलते आ रही थी। और विनय जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कुछ नहीं था। और जैसे उसका छोटा भाई पीछे मुड़ के देखता है उसको वो खोपड़ी दिखती है। अब उसके सिर पे वो दिया जल रहा था। वो खोपड़ी ऐसे खरगोश की तरह उछलते
आ रही थी उनके पीछे पीछे। और जैसे ही खोपड़ी उछल के नीचे गिरती वैसे ही दांत जैसे ऐसे कट से आवाज़ आई, जैसे 2 दांत ऐसे टकरा गए हो, ऊपर नीचे के हमारे दांत नीचे से टकरा गए, ऐसे कट कट आवाज़ आ रही है। वो चलते हैं, फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं तो आवाज़ आती है विनय को। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको तो खोपड़ी दिखती है, अभय को खोपड़ी नहीं दिखती है, क्योंकि वो बड़ा मतलब उसने तो खोपड़ी को लात मारी थी, विनय ने खोपड़ी को लात मारी थी, तो उसको दिखती है वो खोपड़ी। वो अपने भाई को कुछ बताता नहीं है, वो सिर्फ चुपचाप एकदम से डरा हुआ चुपचाप चलता रहता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी परछाई सी उनके साथ, जस्ट ऐसा लगता है जैसे वो चल रहे हैं और उनके पीछे से एक परछाई आ रही है बहुत बड़ी सी। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैंगे तो एक परछाई होती है बहुत बड़ी, जो पूरी काली होती है, बट परछाई के जो फेस होता है उस जगह पे वो खोपड़ी होती है, और खोपड़ी के ऊपर दिया जल रहा होता है सिर पे। वो खोपड़ी के सिर पे दिया जल रहा होता हैगा, और बड़ी सी परछाई सिर्फ उनको दिखती है, और वो खोपड़ी बोलती है कि तूने मुझे लात मारा था ना, अब तू बच के जा मेरे हाथ से, तुझे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगी। मेरे मोक्ष में तू बाधा बना था ना, अब तेरा मोक्ष कौन करेगा मैं देखती हूँ। ये सुन के दोनों बहुत डर जाते हैं, और वो मोक्ष वगैरह ये सब वो बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रही हैं। जब विनय नहीं समझ पा रहा था, उसका भाई अभय तो समझ रहा था क्योंकि थोड़ा बड़ा था, वो तो उसको पता था। फिर बोल रहा है कि कहाँ तुम लेके जाओगे मेरे भाई को, मैं तुमको लेके नहीं जाने दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने बोला। वो बोलता है तुझको तो कुछ बोलूँगी ही नहीं मैं, मुझे सिर्फ ये चाहिए और इसे दे के और तू चुपचाप चले जा, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा, तू भी मेरे साथ मेरी दुनिया में जाएगा। और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है उसका भाई विनय का, अभय बहुत परेशान हो जाता है यार ये मैंने क्या किया। फिर वो बोलता है कि कैसे तूने क्या किया, वो सब पूरा वो बताता है सब कुछ, उन्होंने लात वात मारी ये सब। अब वो दोनों डर के मारे एकदम से अपना सामान पकड़ के और भागने लगते हैं वहाँ से। कहते हैं कि कैसे भी करके जंगल से बाहर निकलना है, और हम अपने गांव तक पहुंच जाएंगे तो हमको कोई ना कोई बचा लेगा। कोई भी नहीं था मतलब जंगल में, वो लोग भाग रहे, जंगल भी छोटा नहीं था, बड़ा जंगल था। वो लोग भाग रहे हैं, वो खोपड़ी एकदम से उनके पास आती है, आती रहती है, अब आ जाती है, आती रहती है। एक चट्टान से टकरा के दोनों गिर जाते हैं, और पीछे पलट के जैसे देखते हैं तो वो खोपड़ी वो जो परछाई थी एकदम उनके सामने होती है, और वो जो परछाई थी उसने विनय को, जिसने खोपड़ी को लात मारी थी, उसको उठा लिया था। और विनय चिल्ला रहा होता है प्लीज़ कोई मेरे भाई को बचाओ 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 बचाओ। अचानक से ही जो बाबा थे वो आते हैं पीछे, और उन्होंने अपने हाथ में कोई पानी लिया और कुछ बोल के और उसके ऊपर फेंका, और वो परछाई वहीं गायब होती है, खोपड़ी वहीं गिर जाती है। उस खोपड़ी पे दिया अभी भी जल रहा था मगर। और वो बाबा बोलते हैं चिल्ला के और डांट के कि तुमने ऐसा क्यों किया, खोपड़ी को लात क्यों मारी, अगर मुझे पता नहीं चलता कि मेरे आगे से एक दिया बुझा हुआ हैगा तो आज ही तुम्हारे साथ क्या करते, तुमको पता भी नहीं है कि तुमको अपने साथ ले जाता ही है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा उनको, और बोला कि आज के बाद ऐसे कभी मत करना, चीज़ें ऐसी चीज़ों के साथ दूर रहना। और फिर वो बाबा खुद पर्सनली खुद उन दोनों को अपने साथ लेके मतलब उनके घर तक, जंगल से उनके घर तक लेके गए, पहुँचाए, और उनके घर वालों को पूरी कहानी बताई। और उनको बच्चों को काफ़ी डांट पड़ी कि ऐसे क्यों किया, और झूठ बोलने के लिए भी उनको काफ़ी डांट पड़ी। और बाबा ने उन दोनों के हाथ पे एक एक धागा बांधा और बोला कि 1.25 महीने तक इस धागे को खोलना मत, और 1.25 महीने के बाद कोई भी पूर्णिमा या अमावस दोनों में से किसी भी एक दिन, पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन, 100 महीने कंप्लीट होते ही जो भी पूर्णिमा या अमावस पड़ेगी उस दिन इस धागे को खोल के पीपल की लकड़ी और आम की लकड़ी को एक साथ जलाना, और इस धागे को उसी लकड़ी में डाल देना, और उसकी जो राख होगी लकड़ियों की और ये इसकी, उस सबको एक कपड़े में बांध के और एक किसी बहते हुए नदी में प्रवाह कर देना, और इनसे और उस जो साया था वो एकदम चले जाएगा, आपके घर की तरफ वो आएगा भी नहीं, और उसको मोक्ष मिल जाएगा। उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं ये कर रहा था। ये बताते हैं
और बाबा चले जाते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सो गुड बाय, आगे मिलेंगे हम अपनी अगली कहानी में।